हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों उत्तर प्रदेश के काउंसलिंग की। किसमें कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या फीस रहने वाली है, कैसे क्या क्या राउंड्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स क्या हैं, किस वेबसाइट में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सारे डाउट्स आज इस वीडियो में आपके ख़त्म होने वाले हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी वीडियो के लास्ट में, तो वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं बच्चों कि ये उत्तर प्रदेश जो होता है वो एक ओपन स्टेट है। मतलब कि यहाँ के प्राइवेट सीट्स में जो 100% जो स्टेट से फिलिंग होती है उसमें उत्तर प्रदेश के बाहर के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। ओपन स्टेट का मतलब ये हुआ कि यहाँ के प्राइवेट सीट्स जो प्राइवेट सीट्स हैं वो ओपन टू ऑल द कैंडिडेट्स हैं, उसमें कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। बट हम जानते हैं कि जो गवर्नमेंट सीट्स होती हैं बच्चों वो सिर्फ 85% यूपी के ही बच्चों के लिए होगी। उसमें डोमिसाइल क्राइटेरिया फिट बैठाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और बाकी 15% जो गवर्नमेंट के होते हैं वो तो आपको पता ही है कि वो ऑल इंडिया कोटा से भरे जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले जानते हैं उत्तर प्रदेश में आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाना होगा upneet.gov.in में। ठीक है, अब जानते हैं बच्चों कि ओपन स्टेट, क्लोज स्टेट और फ्री एग्जिट क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अगर इंडिया से कहीं भी हैं, कहीं से भी हैं, तो आप इसमें फिल कर सकते हैं क्योंकि ये एक ओपन स्टेट है। क्लोज स्टेट वो होता है बच्चों, ये ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस में ही अप्लाई होता है। अगर कोई भी स्टेट क्लोज स्टेट है इसका मतलब है कि बाहर का व्यक्ति या बाहर का बच्चा इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। बट हम यूपी की बात कर रहे हैं तो बच्चों इसमें आप बाहर के लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्री एग्जिट मतलब क्या है? फ्री एग्जिट मतलब है कि अगर आप फर्स्ट राउंड के बाद, है ना, फ्री एग्जिट मतलब होता है अगर आपने अपनी सीट एग्जिट कर दी, ठीक है, अलॉट करने के बाद, तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। उसको हम फ्री एग्जिट कहते हैं। कब होता है आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी सीट मिल जाती है ना बच्चों, अगर आप वो छोड़ देते हो ना, तो आप को कोई जब पेनल्टी नहीं लगती है तो वो फ्री एग्जिट कहलाता है। ठीक है, चलो बच्चों आगे बात करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट की, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन फीस तो देना होगा, साथ में लगती है सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी कि रिफंडेबल फीस। ठीक है, तो रिफंडेबल फीस मतलब अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें बच्चों तो इसमें आपको देना पड़ता है 30,000 रुपए। ठीक है, अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं तो इसमें आपको देना है 2 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट। और अगर हम प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की बात करें तो इसमें आपको देना है 1 लाख रुपए। तो क्लियर हो गया होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राउंड्स होते हैं जिसमें आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जा सकती है, फॉरफिटेड हो सकती है। तो ध्यान से सुनना क्या कैसे रूल्स हैं बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों आपके पास हाई स्कूल मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आपके पास इंटरमीडिएट यानी क्लास 12th का मार्कशीट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बच्चों आपके पास होना चाहिए। जो बच्चे यूपी से हैं और गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास, प्राइवेट वाले को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ओपन स्टेट है। ठीक है, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं बच्चों और एक्स आर्मी से हैं या इसमें से किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी में आप आते हैं तो आपका उसके पास उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए या रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बॉन्ड की। ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड 2 इयर्स यानी कि एमबीबीएस के बाद आपको 2 साल काम करना होगा। ठीक है, और अमाउंट ऑफ द बॉन्ड क्या है? अगर आपने काम नहीं किया तो आपको 10 लाख रुपए देने होंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो। अगर आपने काम नहीं किया बच्चों एमबीबीएस के बाद तो आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे, ये पेनल्टी बॉन्ड होता है। ठीक है, चलो बच्चों अब बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट की, यानी कि अगर आपने सीट छोड़ी फाइनल काउंसलिंग में बच्चों, तो आप एडमिशन अगर बिफोर एडमिशन प्रोसेस से, तो आपका डिबारमेंट हो जाएगा यानी कि आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगी। और अगर आप नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में भी एडमिशन प्रोसेस नहीं कर सकते अगर आप सीट छोड़ते हो। ठीक है, तो फाइनल काउंसलिंग बच्चों सीट नहीं छोड़नी है, आपको ये मेक श्योर करना है, नहीं तो आपको अगले नीट एडमिशन प्रोसेस में भी एलिजिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है,
समझ में आ रहा है आप सबको बच्चों क्या मैं बोल रही हूँ? ये सब चीज़ आपको नोट डाउन करनी है, आपको समझनी है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको काउंसलिंग के बारे में बताने वाली हूँ कि कितने राउंड्स होते हैं, है ना? फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, इन सब में क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है? फर्स्ट राउंड की अब बात करने जा रही हूँ, ठीक है? आपने क्या बोलते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन किया है ना, चॉइस फिलिंग की, फर्स्ट राउंड में आपने चॉइस फिलिंग की, ठीक है, फीस वगैरह सब आपने भर दी, है ना? चॉइस फिलिंग मतलब कि भाई आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी का कॉलेज भाई आपके सबसे नंबर 1 पे आना चाहिए। क्लियर है? चलो बच्चों, अब अगर अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हो जाती है बच्चों, ठीक है, मेडिकल प्राइवेट में, ठीक है, डेंटल कॉलेजेस में अगर आपको हो जाती है तो आप फ्री एग्जिट कर सकते हो, मतलब कि आप वो सीट छोड़ सकते हो, आपकी जो आपने रिफंडेबल फीस दी थी वो आपको रिफंड हो जाएगी। फ्री एग्जिट सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही अवेलेबल है, ठीक है? अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो सीट तो आपकी कोई भी फीस फॉरफिटेड नहीं होगी। बहुत ही सिंपल है फर्स्ट राउंड का, कि आपको अगर सीट छोड़नी है तो भाई आप छोड़ सकते हो, फ्री एग्जिट ले सकते हो। अगर हम बच्चों सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की तरफ चलें तो कौन कौन इसमें एलिजिबल है, कौन नहीं है, वो जान लेते हैं, ठीक है बच्चों? अगर आप अनअलॉटेड हैं, यानी कि आपको अभी तक सीट नहीं मिली है, और अगर आप एडमिटेड हैं, मतलब कि आपने फर्स्ट राउंड में सीट ले चुकी है, या फिर आप वेरिफिकेशन करवाने चले गए हो, या फिर आपने फ्री एग्जिट ले ली है, या फिर आपने वो सीट छोड़ दी है फर्स्ट राउंड में, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों सिक्योरिटी डिपॉजिट दोबारा देने की सेकेंड राउंड के लिए। समझ में आई? ये लोग एलिजिबल हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? अगर आपको सीट अलॉट हो गई है बच्चों सेकेंड काउंसलिंग में किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, तो आपको वो सीट ज्वाइन करनी है, नहीं तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगी। समझ में आया? कि अगर बच्चों आपको एक कॉलेज मिल जाता है सेकेंड राउंड में और वो आप ज्वाइन नहीं करते हो, तो आपकी जो रिफंडेबल फीस है बच्चों वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? आगे क्या है कि अगर आपको पार्टिसिपेट करना है थर्ड राउंड में तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा फिर से, क्योंकि अब आप सेकेंड राउंड के बाद थर्ड राउंड में जा रहे हो तो आपको फीस देनी पड़ेगी फिर से रिफंडेबल वाली, ठीक है? अब क्या होता है, अगर आप एडमिट हो जाते हो या अगर आप ज्वाइन कर लेते हो फर्स्ट काउंसलिंग में और आपको फिर से आपने अपग्रेड किया, यानी कि आपको रीअलॉटमेंट हुआ, समझ रहे हो, आप पहले अलॉटेड हो चुके हो एक कॉलेज में, फिर अब आपने दूसरे में जाके काउंसलिंग स्टार्ट की कि मुझे बेटर कॉलेज चाहिए, और अगर आप रीअलॉट हो जाते हो सेकंड काउंसलिंग में और ज्वाइन नहीं करते हो बच्चों, तो आपकी सारी सिक्योरिटी जो डिपॉजिट है वो चली जाएगी, फॉरफिटेड हो जाएगी, ठीक है? और अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें बच्चों तो आपकी वो फीस जाएगी, बट जो आपने एडमिशन के दौरान फीस दी थी वो आपको रिफंड हो जाएगी, ठीक है? और यही चीज प्राइवेट में भी है, आपने जो पहले ट्यूशन फीस दिया था वो भी आपकी रिफंड हो जाएगी। समझ में आ गया? क्लियर हुआ क्या चीज़ हुई यहाँ पर? कि अगर आप सीट छोड़ते हो तो गवर्नमेंट में भी आपने जो एडमिशन फीस दी थी वो भी आपको मिल जाएगी, प्राइवेट में भी आपको मिल जाएगी, ठीक है? इतनी बात समझ में आई बच्चों? कुछ भी डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको ये डाउट्स क्लियर कर दूंगी, ठीक है? थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग की बात करते हैं बच्चों। अब आपका क्या हुआ कि अगर आप अभी तक अलॉटेड नहीं हुए, फर्स्ट में नहीं हुए, सेकंड में नहीं हुए, अलॉटेड अभी तक नहीं हुए हो, थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में आ गए हो, और अगर आप फर्स्ट या सेकंड में आपको काउंसलिंग, अगर आप एडमिट हो गए हो फर्स्ट और सेकंड, मतलब कि आपको सीट मिली है फर्स्ट या सेकंड में, तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है बच्चों, अगर आप थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो, ठीक है? आप कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बिल्कुल सीट अभी तक नहीं मिली है तो नहीं करोगे, आपको नहीं देनी है। अगर आप एडमिट हो चुके हो फर्स्ट या सेकंड में तब भी आपको सिक्योरिटी फीस नहीं देनी है, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चों कि अगर आप अलॉट हो जाते हो सीट के लिए थर्ड काउंसलिंग के लिए गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा,
ठीक है। नहीं ज्वाइन करोगे बच्चों तो आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको नहीं मिलेगी। मैं बार बार कह रही हूँ, जब जब आपको डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मिलेगी, आपको उसका पूरा पूरा ध्यान रखना है। आप अपने पैसे वेस्ट तो नहीं करना चाहोगे ना, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे वो बोलते हैं बच्चों कि अगर आपका एडमिशन हो चुका है फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में, ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल और डेंटल कॉलेज किसी में भी आप री अलॉटेड हो गए हो, ठीक है, आपका अपग्रेडेशन हो गया है और आप थर्ड काउंसलिंग में आपको री अलॉट हुआ है, ठीक है, और आपने ज्वाइन नहीं किया है बच्चों, तो आपकी सारी सिक्योरिटी फीस चली जाएगी। ये भी आपके सिक्योरिटी फीस जाने का एक रूल है। ठीक है, अगर आपको सेकंड और थर्ड काउंसलिंग के बाद आप एडमिट हो गए हो सेकंड थर्ड में और आपको फिर से री अलॉटमेंट किया गया है और आप भाई तब भी ज्वाइन नहीं कर रहे हो, थर्ड काउंसलिंग में आपको सीट मिल चुकी है, दोबारा तिबारा आपको सीट मिली है, आप नहीं ज्वाइन कर रहे हो भाई, तो सिक्योरिटी फीस जानी ही है। समझ रहे हो? अब क्या होगा भाई कि अगर आपने फर्स्ट और सेकंड राउंड में, अगर आपको फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज मिल चुका है और आप री अलॉट हो गए हो और आप थर्ड काउंसलिंग में भी नहीं ज्वाइन कर रहे हो, तो आपकी इंटायर सिक्योरिटी जाएगी और साथ ही साथ 50% आपकी जो ट्यूशन फीस है वो भी जाएगी। कब होता है बच्चों? जब आप प्राइवेट की बात कर रहे हो। अभी मैं किसकी बात कर रही थी? गवर्नमेंट की। मैं प्राइवेट की बात कर रही हूँ कि प्राइवेट में आपकी 50% जो एडमिशन फीस है, जो ट्यूशन फीस है, वो आपकी फॉरफिटेड हो जाएगी सिक्योरिटी फीस के साथ। ठीक है, अब आपको देखना है कि अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है थर्ड काउंसलिंग में और आप एक रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं और आपकी सीट वेकेंट हो जाती है, ठीक है, तो ऐसी सीट जो होती हैं वो अलॉट हो जाती हैं फॉलोइंग प्रोसेस से, जो कि अलॉटमेंट प्रोसेस में आपको आपके वेबसाइट में दिख जाएंगी। ठीक है, तो वो आपको देखना है और समझना है कि रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए कैसे काम करता है थर्ड ऑफ राउंड ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, उसके बाद भाई फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग में आते हैं जो बच्चों को सीट किसी भी राउंड में नहीं मिली है बच्चों नीट यूजी में, तो वो स्ट्रे राउंड के लिए एलिजिबल हैं। भाई अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली है ना, तो अब तो भाई आप स्ट्रे राउंड तक आ चुके हो, आपको तो सीट नहीं मिली है तो आप तो रहोगे ही, तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। ठीक है, अभी तक आपने कोई गलती नहीं की है तो आप एलिजिबल हो, है ना। अब अगर आप एडमिट हो जाते हो ऑल इंडिया या फिर अदर स्टेट में आपको सीट मिल जाती है बच्चों, तो आप स्ट्रे राउंड यानी कि फोर्थ हम स्ट्रे बोलेंगे, आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। अगर आपको पहले कहीं सीट मिल जाती है तो आप स्ट्रे राउंड में एलिजिबल नहीं हो ऑल इंडिया के थ्रू या फिर अदर स्टेट्स में अगर आपको सीट मिलती है तो। ठीक है, अगर कैंडिडेट अगर बीडीएस में चले जाते हैं किसी भी राउंड के यूपी नीट मतलब यूपी नीट के काउंसलिंग के किसी भी राउंड में उनको बीडीएस मिल जाता है तो वो एमबीबीएस के स्ट्रे राउंड में बैठ सकते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो कमेंट सेक्शन में पूछना। अगर एमबीबीएस की सीट उनको उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आपको बीडीएस की सीट मिली हुई है किसी राउंड में तो। ठीक है, आपको सिक्योरिटी फीस ऑनलाइन जो है वो डिपॉजिट करनी होगी, उसके बिना आप चॉइसेस नहीं फिल कर सकते। याद रखना, अगर आपको चॉइसेस फिल करनी है तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं बच्चों उनको 2000 रुपए सेपरेटली देना पड़ेगा स्ट्रे वैकेंसी के लिए, 2000 रुपए आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर जो बच्चे स्ट्रे वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं पहली बार, उनको सिक्योरिटी फीस देनी ही पड़ेगी और जिन्होंने पहले दे चुका है उनको देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो पहले दे चुके हैं बच्चों उनको देने की ज़रूरत नहीं है सिक्योरिटी फीस। ठीक है, अब जिन बच्चों को अब जो सीट अलॉट हो गई है ना, उनको अपना ओरिजिनल एकेडमिक और रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कॉलेज में ले जाना है नोडल सेंटर में, और नहीं तो आपका एडमिशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपको टाइम से पहुंचना है वेरिफिकेशन के लिए, अपना रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वेरिफिकेशन करते टाइम। ठीक है, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो बच्चों अलॉटमेंट के बाद तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट तो जाएगी ही और आपका यूपी नीट के काउंसलिंग में भी आप नहीं बैठ पाओगे, आपका कैंसिलेशन हो जाएगा।
तो बच्चों सीट लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं भी सीट मिल रही है बच्चों, तो आप देखिए कि कहाँ कहाँ आपकी रिफंडेबल फीस आपको नहीं मिल रही है, कितना आपको ज़्यादा पैसे का लॉस हो सकता है, तो आप अपनी सीट लेना, ठीक है। अगर आपको कोई अच्छी सीट मिल रही है तो आप ज़रूर लेना, ठीक है। अब फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में बताते हैं कि बच्चों सीट विड्रॉल, बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन होता है कि भाई राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर जिनको सीट विड्रॉल का नहीं समझ में आए, जो सीट छोड़ सकते हैं, तो किस रूल्स, किस ऑफ सेट ऑफ रूल्स में छोड़ सकते हैं, वो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आप ध्यान से सुन लेना। ये पॉइंट्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बट आपके लिए मैं फिर से एक बार क्लियर कट बता देती हूँ कि अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट में एडमिशन ले लिया है मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट काउंसलिंग में, और आप उस सीट को विड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपको 2 दिन पहले सेकंड काउंसलिंग के पहले ही आपको वो छोड़ना होगा। समझ रहे हो? आपको सीट विड्रॉ करनी होगी रिजल्ट, सेकंड राउंड काउंसलिंग के रिजल्ट के पहले, 2 दिन पहले। अगर नहीं करोगे बच्चों तो सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के रूल्स उसमें बैठ जाएंगे। अब सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के बच्चे माने जाओगे। देखो क्या लिखा है कि रूल्स फॉर विड्रॉल जो होते हैं सेकेंड काउंसलिंग के, वो उसमें अप्लाई हो जाएंगे अगर आप फर्स्ट राउंड की सीट सेकेंड राउंड के रिजल्ट से पहले नहीं छोड़ते हो तो, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया भाई कि आपकी जो फुल रिफंडेबल डिपॉजिट है वो आपको रिटर्न हो जाएगी अगर आप एग्जिट कर रहे हो, अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको अपनी एडमिशन फीस मिल जाएगी, ठीक है, और प्राइवेट कॉलेजेस में आपको ट्यूशन फीस भी अपनी वापस मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम सेकंड काउंसलिंग की बात करें बच्चों सीट विड्रॉल की, तो उसमें भी यही है कि अगर आपको सेकंड काउंसलिंग में कोई भी सीट मिलती है बच्चों, तो आप विड्रॉ कर सकते हो थर्ड काउंसलिंग के रिजल्ट से पहले, 2 दिन के रिजल्ट, 2 दिन पहले थर्ड काउंसलिंग की, ठीक है। अगर आप सीट छोड़ते हो तो आपकी इंटायर डिपॉजिटेड सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगी सीट छोड़ने के लिए, है ना। और गवर्नमेंट फीस की, गवर्नमेंट की जो आपने फीस दी है वो भी आपको रिफंड हो जाएगी, और प्राइवेट की भी ट्यूशन फीस आपको रिफंड हो जाएगी। बट अगर आप ऐसा नहीं करते हो बच्चों, अगर आप 2 दिन पहले अपनी सीट, 2 दिन के बाद यानी कि रिजल्ट के बाद सीट छोड़ते हो, तो आपका जो रूल, सेट ऑफ रूल्स हैं वो लग जाएंगे आपके बच्चों थर्ड काउंसलिंग के। जो रूल्स फॉर सीट विड्रॉल फॉर थर्ड काउंसलिंग है वो इसमें अप्लाई हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ऐसी चीज़ें होती हैं। अब ये थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर हम सीट विड्रॉल देखें, तो अगर आपको थर्ड काउंसलिंग यानी गवर्नमेंट के थर्ड काउंसलिंग में आपको सीट मिल जाती है, तो किसी भी बच्चों को अलाउड नहीं है सीट छोड़ना, किसी भी बच्चों को अलाउड नहीं है सीट छोड़ना। और अगर कैंडिडेट सीट छोड़ता है स्ट्रे वैकेंसी के 2 दिन पहले से, तो उसका जो रिफंड है और विड्रॉल है वो अप्लाई हो जाएगा, यानी कि स्ट्रे वैकेंसी के रूल्स अप्लाई हो जाएंगे अगर रिजल्ट से पहले नहीं सीट छोड़ी तो, ठीक है। अगर थर्ड काउंसलिंग फॉर प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज आपको अगर आपको नहीं आप छोड़ते हो, ठीक है, कैंडिडेट्स कैन नॉट वेकेट देयर सीट इफ अ कैंडिडेट विड्रॉज अप टू 2 days बिफोर द स्ट्रे वैकेंसी राउंड चॉइस फिलिंग, देयर इंटायर सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड 50% ऑफ द ट्यूशन फीस विल बी फॉरफिटेड। मतलब कि आपको सिक्योरिटी फीस भी नहीं मिलेगी और 50% जो आपकी ट्यूशन फीस है वो भी नहीं मिलेगी, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ बच्चों, ठीक है। वही मैंने बताया कि अगर आप स्ट्रे वैकेंसी के बाद छोड़ते हो सीट, तो स्ट्रे वैकेंसी के सीट विड्रॉल के रूल्स आप पे लग जाएंगे। समझ में आ रही है बातें, ठीक है। अब फोर्थ राउंड की यानी कि स्ट्रे वैकेंसी की बात कर लेते हैं बच्चों। अगर आपको सीट मिलती है आफ्टर स्ट्रे वैकेंसी, ठीक है, और आप बिफोर कंप्लीटिंग द कोर्स इन एनी गवर्नमेंट और मेडिकल प्राइवेट कॉलेजेस, देयर इंटायर सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड ऑल फीस पेड विल बी फॉरफिटेड। समझ रहे हो? अगर आप अपनी स्ट्रे वैकेंसी की सीट छोड़ते हो बच्चों, तो आपकी सिक्योरिटी फीस चली जाएगी और जो आपने सारी फीस दी है कॉलेजेस में वो भी चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट हैज़ ऑलरेडी बीन रिफंडेड, इट मस्ट बी रिटर्न वाया डिमांड ड्राफ्ट टू द डायरेक्टर। अगर आपको वो चाहिए तो आपको डायरेक्टर को डिमांड करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जो डायरेक्टर है उसमें आपको डिमांड देनी पड़ेगी अगर आपको वो फीस वापस चाहिए तो, ठीक है। अब बच्चों बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। मैंने बताया कि 85% जो स्टेट कोटा सीट्स होती हैं उसमें सिर्फ यूपी के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है,
ठीक है। और अगर यूपी की डोमिसाइल रिक्वायरमेंट के बारे में आप जानना चाहते हो तो अगर आपके पास, अगर आप 10th और 12th आपने यूपी से किया हुआ है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप बाहर से पढ़े हुए हैं बच्चों तो आपके पास वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करें रिजर्वेशन की, तो यूपी में कितने परसेंट किसका किसका रिजर्वेशन होता है वो जल्दी से जान लेते हैं। एससी की अगर बात करें बच्चों तो ये 21% आता है इसके अंदर। एसटी का जो है वो 2% आता है, 2% जो है वो एसटी वाले बच्चे रहते हैं। 27% ओबीसी के लिए है और 10% ईडब्ल्यूएस इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों कि क्या क्या रूल्स यूपी काउंसलिंग में लगते हैं, किस रूल में हमें सीट नहीं छोड़नी है, किस में हम छोड़ सकते हैं, किस रूल्स में कब किस सिचुएशन में हम को अपनी सीट फीस जो है वो रिफंड हो सकती है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको सही समय पर करनी है, एक डेडलाइन होता है हर चीज़ों का, वो आपको सही टाइम पे अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं। डेडलाइन आपको देखते रहना है, उस टाइम डेडलाइन के बाद जो चीज़ें होती है बच्चों उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए काउंसलिंग से रिलेटेड, इसलिए मैं आपको पूरा गाइड करने वाली हूँ इसमें। और इस चैनल पे आपके पास काउंसलिंग की वीडियोस आती रहेंगी ताकि आपकी जो काउंसलिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से हो सके, आपको अपना अच्छा कॉलेज मिल सके, ठीक है। तो अगर आप और काउंसलिंग की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है।